हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 8 दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन से। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज। ठीक है, सेम स्पीशीज के एक ऑर्गेनिज्म से जो क्या कर रहा है, पहले से प्रेजेंट है, दैट इज प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से कोई नया ऑर्गेनिज्म बन जाना, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज व्हाई रिप्रोडक्शन इज असेंशियल। ठीक है, कि रिप्रोडक्शन की जरूरत ही क्यों है, इसके लिए कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं। देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इंश्योर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ। ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन है तो जिसके कारण क्या है, स्पीशीज का सर्वाइवल है। सर्वाइवल मतलब जीना। ठीक है, अर्थ मतलब पृथ्वी के ऊपर जो जीवन चक्र है वो चलता रहेगा। ठीक है, वाई? क्योंकि रिप्रोडक्शन है, एक ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, उससे और नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, उसके कारण। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, इट गिव्स राइज टू मोर ऑर्गेनिज्म विद द सेम बेसिक कैरेक्टर्स एज पेरेंट्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन के कारण क्या होता है, नए ऑर्गेनिज्म मिलते हैं हमें जिनके पास क्या है, जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं वो सेम है, किस जैसे, उनके पेरेंट्स जैसे। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट क्या है, इट इंश्योर्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऑन अर्थ। ठीक है, कि एक जनरेशन के बाद नेक्स्ट जनरेशन, फिर नेक्स्ट जनरेशन, ऐसे क्या है, अर्थ के ऊपर जो कॉन्टिन्यूटी है स्पीशीज की, ठीक है, वो हमेशा क्या है, बनी रहेगी ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब आपको पता चलेगा रिप्रोडक्शन होता क्या है और वो हमारे लिए असेंशियल क्यों है। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो पूरा चैप्टर है थ्रू आउट, इसके अंदर दो टर्मिनोलॉजी जो बारे बारे यूज होंगे, दैट इज पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, पेरेंट्स क्या होते हैं, जो पहले से ही एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जो माता पिता है वो होते हैं पेरेंट्स, जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होता है, उस ऑर्गेनिज्म को, उस नए ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, अब मैं आगे अगर बारे बारे आप मतलब चैप्टर थ्रू आउट चैप्टर के अंदर मैं अगर आपको ऑफस्प्रिंग्स बोलूँ तो आपको पता चल जाना चाहिए कि मैम नए ऑर्गेनिज्म की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, डन यहाँ तक। अब हम करते हैं आगे कुछ इंटरेस्टिंग बातें। ठीक है, इसमें क्या है, न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन डीएनए। ठीक है, डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड विच इज द हेरिडिटी मटेरियल। ठीक है, ये आपको पता है, डीएनए क्या होता है, एक हेरिडिटी मटेरियल है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पेरेंट से लेके ऑफस्प्रिंग्स तक क्या करते हैं, ट्रांसफर करने का काम करता है। कौन? डीएनए। ठीक है, और डीएनए प्रेजेंट कहाँ होता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, ये आपने जो आप क्लास 9th के अंदर जो आपका सेल वाला चैप्टर था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वहां पे आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है ये सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए आगे, डीएनए रेप्लिकेट्स। डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट करना मतलब खुद जैसी और कॉपी बनाना डीएनए की। ठीक है, रेप्लिकेट मतलब टूटना। ये जैसे एक डीएनए है तो ये क्या होगा, फिर अलग अलग डीएनए बन जाएंगे। इसके साथ क्या है, और जो आपके जेनेटिक्स के अंदर अलग अलग प्रोसेस होंगे, उसके थ्रू क्या होता है, जो आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो क्या हो जाती है, ट्रांसफर होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, तो इसमें आप क्या याद रखोगे, डीएनए रेप्लिकेट करता है एंड फॉर्म्स न्यू सेल्स कॉजिंग वेरिएशन, और ये क्या है, नए सेल्स बनाता है जिनके पास क्या है, वेरिएशन है। वेरिएशन मतलब विभिन्नताएं। ठीक है, so these new cells will be similar but may not be identical to the original cell। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपके नए सेल्स बनेंगे, जो न्यू सेल्स हैं, वो क्या होंगे, सिमिलर तो होंगे बट बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होंगे ओरिजिनल सेल के। ठीक है, इस चीज को मैं आपको तो मतलब थोड़ा इजीली समझाऊं तो, जो भी बच्चे होते हैं वो अपने मम्मी पापा के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं होते ना, कुछ मतलब भैया किसी की भी नाक है उसकी मम्मी से मिलती है, किसी की आंख है वो पापा से मिलती है, बट ऐसा तो नहीं होता कि मम्मी पापा और बच्चे तीनों बिल्कुल सेम टू सेम 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 दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब वो आइडेंटिकल नहीं होते, क्या हो सकते हैं, उसके अंदर कुछ कैरेक्टर सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब मैं नेक्स्ट आपके लिए लिखी है वेरिएशन की डेफिनेशन। वैसे तो आपका ये जो वेरिएशन वाला टॉपिक है ये हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के अंदर। फिर भी एक बार मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि वेरिएशन क्या होता है। ठीक है, वेरिएशन मतलब मैंने ऊपर क्या बताया था आपको, यहाँ पे विभिन्नताएं। ठीक है, वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच द ऑफस्प्रिंग डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है, डिग्री मतलब वो क्राइटेरिया
जिसके बेसिस पे पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स जो उनके बच्चे हैं वो एक दूसरे से किस तरीके से डिफर कर रहे हैं, वे कितनी वेरिएशन आई। ठीक है, समझ में आया विभिन्नता का मतलब। नेक्स्ट है, आप वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है? वेरिएशन आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल एंड स्पीशीज ओवर टाइम एज वेल एज बेसिस फॉर इवोल्यूशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर के अंदर आ जाता है कि वेरिएशन जो है वो हमारे लिए यूजफुल है, बट हाउ तो उसके आंसर में आप क्या लिखोगे? क्योंकि इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए विभिन्नताओं का होना बहुत ज़रूरी है। सर्वाइवल मतलब जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट है कि इसके कारण क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन मतलब चेंज होते हैं। ठीक है, ओवर टाइम। ठीक है, टाइम के साथ साथ क्या होते हैं? इवोल्यूशन होता है, चेंजेस होते हैं ड्यू टू द वेरिएशन। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ नंबर ऑफ पेरेंट्स रिप्रोडक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं उसके बेसिस पे रिप्रोडक्शन क्या होता है? दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कि उसके अंदर रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं इसके बेसिस पे रिप्रोडक्शन टू टाइप का होता है। फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। ठीक है, तभी मैंने इसको बोल्ड करके लिखा है ब्लैक के अंदर। दैट इज इसके अंदर क्या होता है? सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, मैंने आपको ऊपर बताया था कि कितने पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके बेसिस पे क्या दो टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल में कितने पेरेंट्स होते हैं? सिर्फ एक, सिंगल पेरेंट। ठीक है, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, और इसके अंदर क्या है? कोई गैमेट्स का चक्कर भी नहीं होता। ओके, इन दिस अ पार्ट ऑफ पेरेंट बॉडी सेपरेट ऑफ एंड ग्रोज इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर होता क्या है? बेसिकली जो पेरेंट बॉडी है वो क्या हो जाती है? सेपरेट हो जाती है, और उसके बाद क्या है? वो ग्रो होती हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म ही बना लेती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको जब मैं एग्जाम्पल्स आपको मतलब एक एक करके डिटेल में करवाऊंगी तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि मैम ने ऐसे कैसे कहा था कि भाई पेरेंट्स बॉडी सेपरेट हो जाती है और वो नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स याद कीजिए आप। फर्स्ट इज बाइनरी फ्यूजन होता है अमीबा में। ये क्या डिफरेंट टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड हैं जो सबसे पहले लिखे हुए हैं। इनके बाद लिखा हुआ है वो क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ये हो रहा है। ठीक है, तो बाइनरी फ्यूजन किस में हो रहा है? अमीबा में। बडिंग किस में हो रहा है? हाइड्रा में। स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है? राइजोपस में। रीजनरेशन किस में होता है? प्लानेरिया में। फ्रेगमेंटेशन किस में होता है? स्पाइरोगायरा में। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किस में होता है? फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। ठीक है, दीज आर द 6 टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इसमें क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द टू पेरेंट्स बाय यूजिंग गैमेट्स। ठीक है, उसके अंदर कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व थे? वन, ओनली सिंगल पेरेंट। और इसके अंदर क्या है? दो पेरेंट फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय यूजिंग गैमेट्स। और इसमें क्या है? गैमेट्स भी जरूरी होते हैं, और इसके अंदर क्या है? गैमेट्स की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट इज in this the gamete of one parent fuses with the gamete of another parents to form a new cell called as zygote। इसके अंदर क्या है? एक पेरेंट के गैमेट दूसरे पेरेंट के गैमेट के साथ फ्यूज करते हैं और एक नई सेल बना लेते हैं जिसको क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्यू एग्जांपल जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज ह्यूमन बीइंग में, फिश में, डॉग, कैट, हॉर्स एंड मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। इन सब में क्या है? आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये अब यहाँ तक था आपका इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक चीज़ें। ठीक है, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और फिर हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि कितने थे वो पीछे मेथड, 6 डिफरेंट मेथड थे जिससे क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इट टेक्स प्लेस बाय द 6 डिफरेंट मेथड्स। कौन कौन से हैं? फिजन, बर्डिंग, स्पर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, इसको आपको जरूरी नहीं है आप इसी सीक्वेंस में याद करो, आपको जिस तरीके से कंफर्टेबली याद होता है आप उस तरीके से याद करो। ठीक है, कई बार क्या होता है बेटा इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, तो मैंने आपको पीछे जब लिखवा रखा है कि फ्यूजन किस में होता है? अमीबा में। बर्डिंग किस में होता है? हाइड्रा में। तो वो सब भी आप अच्छे से याद
कर लेना। कई बार एक एक नंबर के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जो फिजन प्रोसेस है वो किसके अंदर होता है, तो उस टाइम अगर आप कंफ्यूज ना हो जाओ उसके लिए मैंने आपके लिए पहले ही लिख रखा है कि फिजन किस में होता है, अमीबा में। ऐसे आप एक एक एग्जाम्पल हर चीज़ के अच्छे से याद कर लो, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले फिजन के बारे में डिटेल से, ठीक है। कोई चीज़ फीज होना का मतलब होता है टूटना, ठीक है। देखो बेटा, दो वर्ड होते हैं, एक होता है फ्यूज जो इसी चैप्टर में यूज होगा और दूसरा होता है फीज, ठीक है। फ्यूज होना मतलब एक दो, ये दोनों मिलके क्या इन्होंने एक नई चीज बना दी, दिस इज फ्यूज होना, ठीक है। फीज होना मतलब इसके पास एक बड़ी चीज है, ये क्या हो रही है, दो के अंदर डिवाइड हो गई, ठीक है। समझ में आया। फ्यूज होना मतलब दो चीजें मिलके एक नई चीज बना रहे हैं, और फीज होना मतलब टूट जाना उसका, एक चीज टूट गई कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में या दो से ज्यादा पार्ट्स में भी टूट सकती है, ठीक है। समझ में आया फ्यूज और फीज के बीच का डिफरेंस, ठीक है। जो इस चैप्टर में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने आपको पहले ही इसका जो मीनिंग है वो क्लियर कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं फिजन के बारे में। इन दिस प्रोसेस a unicellular organism divide into two और more new organism, ठीक है। इसके अंदर क्या है, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो क्या है, सिंगल सेल है। यूनिसेलुलर आपको पता है ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जो सिंगल सेल होते हैं, वो डिवाइड करते हैं किस में, टू में या मोर देन टू न्यू ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। या तो क्या है वो एक टूट के कितने बन जाएंगे, दो या दो से ज्यादा भी बन सकते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। अब फ्यूजन आगे दो टाइप का होता है, ठीक है। दो टाइप का कैसे आपको समझ में आ गया होगा कि एक तो एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके दो नए ऑर्गेनिज्म बना लिए तो वो क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन, और दो से ज्यादा बना लिए तो वो क्या हो गया, मल्टीपल, ठीक है। इसको आप इसके वर्ड के से ही याद रखो, बाइनरी वर्ड यूज होता है हमेशा दो के लिए, ठीक है। तो बाइनरी फ्यूजन में जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो कितने बनेंगे, दो, और मल्टीपल का आपको मतलब पता है, मल्टीपल मतलब बहुत सारे, तो मल्टीपल में जितने ऑर्गेनिज्म बनेंगे उन वो कितने होंगे, बहुत सारे होंगे, ठीक है। अब देखिए फ्यूजन दो टाइप का होता है, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन मतलब इन दिस द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें क्या दो नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि अमीबा के अंदर, पैरामीशियम के अंदर और लेशमेनिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन में कितने बनेंगे, मोर देन टू और मैनी बोल सकते हो आप उसको। इन दिस द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड टू फॉर्म मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल इज प्लाज्मोडियम और ए प्रोटोजोआ, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक आपको। बाइनरी फ्यूजन में कितने ऑर्गेनिज्म बनते हैं, नए दो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, और मल्टीपल फ्यूजन के अंदर कितने ऑर्गेनिज्म बनते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, ठीक है। आपको बच्चों मैंने इसके अंदर नोट्स बना रखे हैं, यहाँ पे मैंने डायग्राम नहीं बनाया है, बट आपको अपने एनसीईआरटी के अंदर से इसका जो डायग्राम है वो बनाना है, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ इसका डायग्राम कौन सा है। दिस इज द डायग्राम 8.1। सबसे पहले है बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। इसको आप इतना कलरफुल बनाओगे तो ज़्यादा सुंदर लगेगा, अगर आप कलरफुल नहीं बनाना चाहते तो आप नॉर्मल पेंसिल से बना लेगा, ठीक है। सबसे पहले बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, नेक्स्ट है बाइनरी फ्यूजन इन लेशमीन। मैंने आपको क्या बताया था, एक ऑर्गेनिज्म से कितने नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, दो। ये किस में हो रहा है बाइनरी फ्यूजन, अमीबा के अंदर, ठीक है। ये एक अमीबा है, फर्स्ट अमीबा को क्या बोलेंगे, पेरेंट अमीबा, ठीक है। और ये जो दो जो नई प्रोड्यूस हुई है ये क्या है, इसके ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। या इनको क्या है, डॉटर सेल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स, ठीक है। समझ में आया। पेरेंट एक अमीबा से कितने अमीबा बन गए, दो अमीबा, किसमें, बाइनरी फ्यूजन में, ठीक है। देखिए इसके अंदर सबसे पहले क्या हुआ, अमीबा का साइज बड़ा हुआ, इस और इस अमीबा के साइज में डिफरेंस है ना, साइज क्या होगा, बड़ा होगा। इसका जो न्यूक्लियस है ये भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका जो साइटोप्लाज्म जो आपका न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या है, डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा, ये देखिए है ना, एक न्यूक्लियस इधर रह जाएगा, एक न्यूक्लियस इधर रह जाएगा। फिर इनके बीच में क्या है, जो आपका साइटोप्लाज्म है, जो बाहर वाले जो आपका एक्सटेंशन है, ये सब क्या है, एक पॉइंट पे आके इकट्ठे हो जाएंगे, और जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तब क्या है, ब्रेक डाउन होके दो नए अमीबा बन जाएंगे। ये दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं किसके साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, बट बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी नहीं है, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फ्यूजन इन
अमीबा। नेक्स्ट है बाइनरी फिजन इन लेशमेनिया। इसके अंदर भी सेम क्या है, इनकी शेप अलग है। ये क्या ओवल शेप का होता है, ये थोड़ा इलिप्टिकल शेप का होता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या है, सबसे पहले जो न्यूक्लियस ये क्या है, सबसे पहले इसने अपने साइज में ग्रो किया, फिर इसका जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होना स्टार्ट हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, फिर इसका साइज और थोड़ा बड़ा होता गया और ये क्या है रप्चर होके 2 नए लेशमेनिया बन गए, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल थे किसके, बाइनरी फ्यूजन के। अब हम बात करते हैं मल्टीपल फ्यूजन की। मल्टीपल फ्यूजन होता किसमें है, प्लाज्मोडियम के अंदर। मैंने आपको बताया था इसके अंदर क्या है, एक जो सेल है वो डिवाइड करते रहिए, देखो 1 2 3 4, इसके अंदर तो बहुत सारे सेल्स हैं, यही केस के अंदर डिवाइड करते रहेंगे। जब ये फेवरेबल कंडीशन मिलेगी इसको तो क्या हो जाता है, ये नए नए ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रो हो जाएंगे सबके सब, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक आपको। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है, जो नेक्स्ट मेथड है वो कौन सा है, बडिंग, ठीक है। बडिंग के अंदर क्या बनती है, एक बड बनती है बॉडी पे, ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है। वो बड क्या है, ग्रो करती है साइज में, ठीक है, और उसके बाद क्या है वो पेरेंट से अलग हो जाती है, डिटैच हो जाती है और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। कैसे, देखिए बडिंग, इसको याद कैसे रखना है, बड से, इसके नाम के अंदर ही आ रहा है क्या, बड बनती है इसके अंदर, ठीक है। इन बडिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट एज अ बड, ठीक है। पेरेंट जो आपका ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी का एक छोटा सा पार्ट ग्रो हो जाता है, कैसे, एक बड की तरह। जैसे ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, इसका कोई भी स्मॉल पार्ट ये ऐसे बड बन गई बाहर, ठीक है। ये किधर भी बन सकते हैं, यहाँ 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 यहाँ, बस उसकी बॉडी के कहाँ है, बाहर है और छोटी है, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या होता है, विच देन डिटैचेस, डिटैचेस या सेपरेट ऑफ होना एक ही मतलब होता है, ठीक है। SEPARATE, सेपरेट ऑफ, ठीक है। इसको आप विच देन सेपरेट ऑफ या डिटैचेस बोल सकते हो। एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म, और वो क्या है अपने पेरेंट से अलग होकर क्या बना देते हैं, एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेती हैं। एग्जाम्पल किसके अंदर होता है, ये हाइड्रा के केस में और ईस्ट के केस में, ठीक है। अब इसका डायग्राम भी आपकी बुक में है, दैट इज फिगर 8.4, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, हाइड्रा के एग्जाम्पल से समझा, ठीक है। ये क्या एक हाइड्रा है, हाइड्रा की बॉडी में यहाँ पे अब क्या है बड बनने स्टार्ट हो रही है, ये देखो ये नेक्स्ट पार्ट में बड बन गई, ठीक है। ये क्या हुआ, जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिली ये मैच्योर होगी, ग्रो होगी, ठीक है, फुल साइज के अंदर होगी और ये इसकी बॉडी से क्या ये अलग हो जाएगी। अलग होने के बाद क्या है, एक नया ऑर्गेनिज्म, नया हाइड्रा बन गया। ये पेरेंट हाइड्रा है, ये डॉटर हाइड्रा या ऑफस्प्रिंग है इस हाइड्रा का, ठीक है। समझ में आया आपको। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज रीजनरेशन, ठीक है। रीजनरेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक बॉडी पार्ट से कोई भी एक बॉडी पार्ट कट हो गया, उससे क्या है एक नया का नया पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब पुनर्जन्म टाइप के कुछ, ठीक है। रीजनरेशन, इस वर्ड को अगर हम तोड़ के देखें तो री मतलब दोबारा से, जनरेशन मतलब जनरेट होना, ठीक है। दोबारा से ही क्या है पूरा पूरा नया ऑर्गेनिज्म जनरेट हो जाता है, किससे, कोई भी एक बॉडी पार्ट से, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसमें, प्लेनेरिया और हाइड्रा, ठीक है। इसका डायग्राम देखिए, इसमें बना रखा है फिगर 8.3 के अंदर, रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, ठीक है। ये क्या थी, एक प्लेनेरिया था, ठीक है। बाय चांस इसके अंदर क्या हुआ, कुछ इसके अंदर दिक्कतें हुई जिसके कारण क्या है ये स्प्लिट हो गया, टूट गया अलग अलग पार्ट्स में। ये इसका जो आपका हेड वाला पोर्शन था ये अलग हो गया, एब्डोमेन पोर्शन है ये अलग रह गया, और जो लास्ट टेल वाला पोर्शन है ये अलग हो गया, 3 अलग अलग पोर्शन बन गए, ठीक है। फिर इसका जो हेड वाला पोर्शन है ये ग्रो हुआ, ये पोर्शन भी ग्रो हुआ मिडल, और टेल वाला पोर्शन भी क्या है फिर से ग्रो हुआ, क्या बन गए, 3 नए प्लेनेरिया बन गए, ठीक है। समझ में आया। रीजनरेशन मतलब कोई भी बॉडी पार्ट, ये बॉडी पार्ट हो सकता है, ये बॉडी पार्ट हो सकता है, ये बॉडी पार्ट हो सकता है, ठीक है। इससे क्या है पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रीजनरेशन, ओके। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास, दैट इज फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंट का मतलब भी क्या होता है, टुकड़े ही होता है, ओके। देखिए, द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 पीसीज ऑन मैच्योरिंग ईच ऑफ विच ग्रोज टू फॉर्म अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या बताया था, आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो
कोई से भी बॉडी पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। और फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है, जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी क्या है, डिवाइड होगी या कट होगी या ब्रेक होगी, कहाँ से, सिर्फ 2 पीसीज के अंदर, और मैच्योर होने के बाद वो क्या है, एक कंप्लीट नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। जैसे कि स्पायरोगायरा के अंदर होता है और किस में होता है, सी एनिमोन में होता है, ठीक है। इसके आपके डायग्राम नहीं है एनसीईआरटी में, तो आप इसका चाहे डायग्राम आप मत बनाना, ठीक है। नेक्स्ट है अब स्पोर फॉर्मेशन। इसमें नाम से पता चल रहा है क्या, फॉर्मेशन का मतलब होता है कुछ चीज बनना, और क्या बनेंगे, स्पोर्स, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, इन दिस द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस मैनी माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट कॉल्ड एज स्पोर, ठीक है। इसके अंदर जो पेरेंट प्लांट हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटी छोटी रिप्रोडक्टिव यूनिट, जिसको क्या बोलते हैं, स्पोर बोलते हैं, ठीक है। व्हेन द स्पोर केज ऑफ द प्लांट ब्रस्ट देन द स्पोर स्प्रेड इन एयर, ठीक है। सपोज ये प्लांट है, इसके ऊपर क्या है, एक स्पोर केज लगा हुआ है, केज का मतलब होता है डब्बा, ठीक है। ये क्या है, स्पोर केज है। स्पोर केज के अंदर क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे क्या हैं, स्पोर्स है, ठीक है। ये जब मैच्योर हुआ ये क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा, फूट जाएगा। फूटने के बाद इसके अंदर वाले स्पोर्स क्या हैं, हवा में बाहर आ जाएंगे, ठीक है। एंड द स्पोर्स स्प्रेड इन एयर, और हवा में क्या स्प्रेड हो जाएंगे। व्हेन दी स्पोर्स लैंड ऑन फ्लावर, जब ये फ्लावर के ऊपर जाके लैंड करेंगे अंडर फेवरेबल कंडीशंस, वो जर्मिनेट हो जाएंगे और उससे क्या है, नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन के अंदर जो नया प्लांट है ये किसकी हेल्प से बन रहा है, स्पोर्स की हेल्प से बन रहा है, ठीक है। इसे एग्जाम्पल क्या है, राइजोपस जो कि एक फंगस है, बैक्टीरिया, और जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है इन सब में क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसका डायग्राम है आपके एनसीईआरटी बुक में, तो हम देख लेते हैं। सी दिस फिगर 8.6, स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है किसमें, राइजोपस, ठीक है। इसमें क्या है, ये एक राइजोपस का नॉर्मल प्लांट है, ये ऊपर इसके क्या है, स्पोर केज हैं, ये सब ये सब ये सब ये सब ये सब, ठीक है। इसके अंदर क्या हुए, उसको फेवरेबल कंडीशन मिली, ये मैच्योर हुए, उसके बाद ये क्या फट गया, ब्रस्ट ओपन हो गया, सारे स्पोर्स के हैं बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद ये जिस भी फ्लावर के ऊपर जाके गिरे वहां पे क्या है, नया राइजोपस प्लांट बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आया आपको, दिस मेथड इज नोन एज स्पोर फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। हमारा नेक्स्ट मेथड कौन सा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। इन दिस न्यू प्लांट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ ओल्ड प्लांट लाइक रूट स्टेम एंड लीव्स विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। इसके अंदर क्या है, कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यूज नहीं होता, जो हमारे पास पहले से ही पेरेंट प्लांट है उसके भी किसी भी पार्ट से, रूट से, स्टेम से या लीव्स से हम क्या है, एक नया ऑर्गेनिज्म या नया प्लांट है वो ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखिए आप इसमें कैसे, एग्जाम्पल्स, द ग्रीन ग्रास ग्रोन इन द फील्ड, ठीक है। हमने फील्ड के अंदर, खेतों में क्या है, हरी हरी घास उगाई, ठीक है। वो क्या होगी, एक टाइम आता है जब उसका सीजन खत्म हो जाता है तो वो क्या हो जाती है, वापस डिमिनिश हो जाती है वहां पे धीरे धीरे। बट जब दोबारा से बारिश आती है फिर वो दोबारा से क्या है, एक उसके अंदर जो नई नई स्टेम्स हैं वो उगनी स्टार्ट हो जाती है। तो दिस प्रोसेस कम्स अंडर द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड, ठीक है। आफ्टर रेन, बारिश के बाद, फ्रॉम द ड्राई ओल्ड स्टेम, पहले की जो पुरानी स्टेम बची हुई है वहां से, ऑफ द ग्रास प्लांट ऑलरेडी प्रेजेंट इन द फील्ड, वहां से क्या है, एक नया जो ग्रीन ग्रास है वो ग्रो हो सकती है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल इसमें देखिए, बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द स्टेम एज वेल एज लीव्स ऑफ द ब्रायोफाइलम, ठीक है। ब्रायोफाइलम एक प्लांट है, उसकी लीव्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, बर्ड्स प्रेजेंट है, विच कैन डेवलप इनटू न्यू प्लांट, जो किसके अंदर हेल्प कर सकता है, नया प्लांट डेवलप करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। ये आपका डायग्राम भी है आपके बुक में, फिगर 8.5, लीफ ऑफ द ब्रायोफाइलम विद बर्ड्स, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, नई नई बर्ड्स लगी हुई हैं। नेक्स्ट है थर्ड, दैट इज मनी प्लांट कैन बी ग्रोन बाय यूजिंग अ पीस ऑफ इट्स स्टेम, ठीक है। कोई भी स्टेम को उठा के हम नया मनी प्लांट है वो लगा सकते हैं, ठीक है। उससे क्या है, एक नया जो आपका फुल प्लांट है वो ग्रो हो जाएगा, किस चीज का, मनी प्लांट का, ओके। सो द एग्जाम्पल्स कैन बी समराइज्ड एज, हमने कौन कौन से एग्जाम्पल पढ़े हैं,
guava, potato, onion, banana, garlic, bryophyllum, tulip, strawberry and lily। ये सब एग्जाम्पल्स हैं किस चीज़ के, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड की। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ आती है आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट। ठीक है, इसमें देखिए द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मैनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट बाय मैन मेड मेथड इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक प्लांट से हम क्या है बहुत सारे नए प्लांट्स ग्रो कर लेंगे। किस तरीके से, मैन मेड मेथड से, क्योंकि वो मेथड क्या है हमने बनाए हैं, तो इसलिए उसको क्या कहा गया है, मैन मेड मेथड्स। ठीक है, वो मेथड कौन कौन से हैं, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। ठीक है, कौन कौन से मेथड है वो, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। ठीक है, इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं कटिंग के बारे में। ठीक है, कटिंग में क्या करना है, अ स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज रिमूव्ड बाय मेकिंग अ कट विद अ शार्प नाइफ। सपोज करो आप, ये क्या है, एक प्लांट है। ठीक है, इस पर मैंने क्या किया, कट मार के इसका जो पीस है यहाँ से कट मारा और ये पीस को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो इसका इतना पीस है वो अलग हो गया और ये प्लांट है वो अलग रह गया। अब कटिंग में बी अ पीस ऑफ स्टेम। कटिंग जो करेंगे वो क्या हो सकते हैं, कोई स्टेम का पीस हो सकता है, कोई रूट हो सकती है, और इवन अ लीफ। ठीक है, जो आपका प्लांट है, जो ये प्लांट था, इसका रूट, स्टेम, लीव्स, हम कोई से पार्ट के अंदर से क्या एक छोटा सा कट लगाना है हमें, किसकी हेल्प से, नाइफ, चाकू की हेल्प से। ठीक है, वाइल मेकिंग अ कट केयर शुड बी टेकन टू सी दैट देयर आर सम बर्ड्स ऑन इट। ठीक है, अब जहाँ पे हमने चाकू से कट लगाना है वहाँ पे हमें एक बात का खास ध्यान रखना है कि जो भी पार्ट हम कट कर रहे हैं, चाहे यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी कट करें, बट उसके अंदर क्या होनी चाहिए, बड्स होनी चाहिए। जहाँ पे बड्स है सिर्फ वहीं से ही कट करना है, क्योंकि बड से ही क्या है आगे नया प्लांट बनने वाला है। ठीक है, जो आप बिना बड वाले कोई भी पार्ट को आप कट करके अगर उसको ग्रो करने की कोशिश करोगे तो वो ग्रो नहीं होगा। ठीक है, अब इस मेथड के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, रोज ऐसे लगाते हैं, ग्रेप्स जो अंगूर की बेल होती है वो भी ऐसे लगाई जाती है, शुगर केन, गन्ना ऐसे लगाते हैं, बनाना का जो आपका प्लांट है वो भी ऐसे ग्रो होता है, और कैक्टस भी इस मेथड से लग सकता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट मेथड है दैट इज लेयरिंग। ठीक है, लेयरिंग के अंदर क्या करना है, देखिए इन दिस मेथड ए ब्रांच ऑफ द प्लांट इज पुल्ड टुवर्ड्स द ग्राउंड। ठीक है, हमने इसमें क्या है, एक प्लांट ऑलरेडी लगा रखा है धरती पे। ठीक है, उसकी कोई भी एक ब्रांच को लेना है और उसको पुल कर देना है कहाँ पे, ग्राउंड की तरफ। एंड अ पार्ट ऑफ इट इज कवर्ड विद मॉइस्ट सॉइल, और उसके ऊपर क्या है, थोड़ी थोड़ी क्या डाल देनी है, मॉइस्ट सॉइल, मिट्टी डाल देनी है जिसके अंदर क्या है, मॉइस्चर है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे सूखी मिट्टी नहीं डालनी है, थोड़ा बहुत उसके अंदर क्या मॉइस्चर या पानी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लिविंग द टिप ऑफ ब्रांच एक्सपोज्ड अबव द ग्राउंड, और जो आपकी यहाँ से हम ब्रांच लेके आए थे उसका जो टिप है वो थोड़ा सा ऊपर रहने दो, और सारा पार्ट उसका कहाँ डाल दो, धरती के अंदर, और उसके ऊपर थोड़ा सा क्या डाल दो, मॉइस्ट सॉइल डाल दो। ओके, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, न्यू रूट डेवलप फ्रॉम द पार्ट ऑफ द ब्रांच ब्यूरिड इन द सॉइल। ब्यूरिड मतलब धसा दी थी हमने, जो मिट्टी के अंदर डाल दिया था जो पार्ट, ठीक है, उससे हमें क्या है, नई रूट डेवलप होती दिखाई देंगी कुछ टाइम के बाद। यहाँ टाइम का मतलब है कुछ दिन लग सकते हैं, घंटे लग सकते हैं, और महीने भी लग सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आप 5 मिनट बाद में जाके संभाल रहे हो कि भी चलो ठीक है नई रूट जो डेवलप हुई है वो देख के आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है द ब्रांच इज देन कट ऑफ फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। उसके बाद जो ब्रांच थी, हम जो पेरेंट प्लांट की जो पुल करके लेके आए थे, वहाँ से क्या कर देते हैं, उसमें कट मार देते हैं, और द पार्ट ऑफ द ब्रांच विच हैज डेवलप्ड रूट ग्रोज टू बिकम अ न्यू प्लांट। ठीक है, और वो ब्रांच का पार्ट जिसके अंदर क्या है, रूट डेवलप हो चुकी है, वो धीरे धीरे क्या बन जाएगा, एक नया पौधा बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल हैं कौन कौन से आपके प्लांट है जिसमें हम लेयरिंग कर सकते हैं, दैट इज गवावा, स्ट्रॉबेरी, लेमन, जैस्मिन एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड मेथड दैट इज ग्राफ्टिंग। ठीक है, आपके एग्जाम जो आपके एनसीईआरटी है उसके अंदर ये सब समझा रखे हैं, बट उन्होंने क्या समझा रखा है, आपको नाम नहीं दे रखे इसके अंदर। ठीक है, तो ग्राफ्टिंग के अंदर क्या है, इन इज द कट स्टेम ऑफ द 2 डिफरेंट प्लांट। इसके अंदर हमें क्या लेना है, 2 प्लांट लेने हैं। ठीक है, कितने प्लांट लेने हैं इसमें हमें, 2। वन विद रूट, एक जिसके पास रूट है और उसको क्या बोलेंगे, स्टॉक, और दूसरा जिसके पास रूट नहीं है उसको क्या बोलेंगे, साइकॉन।
ठीक है, इसमें हमें कितने प्लांट लेने हैं, 2 डिफरेंट प्लांट लेने हैं। एक जिसके साथ हमें क्या लेनी है, उसकी रूट हैं, जो जड़ें हैं वो लेनी है, उसको बोलेंगे हम स्टॉक। दूसरे को उसके साथ हमें जड़ें हैं वो नहीं लेनी है, उसको हमें बोलेंगे साइकोन। ठीक है, आर joined टुगेदर इन सच अ वे दैट द 2 स्टेम join एंड ग्रो एज अ सिंगल प्लांट। ठीक है, फिर इन दोनों को क्या कर देना है, रस्सी से अच्छे से क्या कर देना है, उसको बांध देना है, ताकि वो क्या है, बांधने के बाद एक नया प्लांट बन जाए। जैसे एक प्लांट ये दे दिया हमने स्टॉक, और दूसरा कौन सा ले लिया, साइकन वाला, और यहाँ पे क्या उसको अच्छे से रस्सी से बांध दिया। ठीक है, और फिर उसको कहाँ पे डाल दिया, धरती के अंदर। फिर उसके ऊपर क्या थोड़ा बहुत हमने पानी डाला, और उसके थोड़े दिनों बाद में देखभाल की, तो वो क्या है, एक नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है, अब इस मेथड का फायदा क्या है, देखो, दिस न्यू प्लांट विल हैव द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द ओरिजिनल प्लांट्स। अब इस नया जो प्लांट बना, हमने ऐसे बांधा, उसके बाद जो हमें नया पौधा मिलेगा, इसके अंदर क्या होंगे, दोनों चीज़ों के गुण होंगे। 2 हमने जो प्लांट लिए थे, इसके भी और इसके भी। ठीक है, एग्जाम्पल आर पीच, एप्पल और पियर। ठीक है, इन सब के केस में क्या कर रखा है, इस मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आजकल आपने वो देखे होंगे एप्पल बेर भी आते हैं ना मार्केट में, काफ़ी बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, एप्पल का भी टेस्ट आता है और बेर का भी टेस्ट आता है ना। ठीक है, तो वो क्या है, ग्राफ्टिंग मेथड से बनाए हुए हैं। ठीक है, एक क्या किया था उन्होंने, पोटैटो और टोमेटो। ठीक है, इन दोनों को मिला के उन्होंने बनाया था पोमैटो। ठीक है, ये नई चीज़ बनाई थी, जिसके अंदर क्या थे, पोटैटो जैसे भी करेक्टर थे और टमाटो जैसे भी थे। ठीक है, बट वो हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छे नहीं थे, इसलिए उनका क्या है, ज़्यादा आगे प्रोडक्शन नहीं हुआ। ये सिर्फ मैं आपको जानकारी के लिए बता रही हूँ कि ऐसी भी कोई रिसर्च हुई थी, जिसके अंदर क्या लिया था, एक पोटैटो और दूसरा टमाटो, फिर उन दोनों को ऐसे करके बांध दिया, फिर उसे एक नया सिंगल प्लांट बना। ठीक है, उसके ऊपर जो फल लगा वो क्या था, उसको क्या बोला उन्होंने, पोमैटो। तो पोमैटो के अंदर किस किस के करेक्टर थे, पोटैटो के भी और टमाटो के भी, बट वो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं था, फायदेमंद नहीं था, इसलिए क्या उसको कमर्शियली प्रोड्यूस नहीं किया गया, और ना ही वो चीज़ के हम मार्केट में आई। अब इसके बाद हम एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज टिश्यू कल्चर। ठीक है, आपको पता होगा, आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, वही टिश्यू, उसको क्या करना है, कल्चर करना है, ताकि उसे हम एक नया पौधा बना सकें। ठीक है, कैसे करते हैं वो मेथड आपको मैं यहाँ पे बताने वाली। इन टिश्यू कल्चर में क्या होता है, न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग द टिश्यू और सेपरेटिंग सेल फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। ठीक है, एक प्लांट है जो ग्रो कर रहा है, उसकी जो ग्रोइंग टिप है वहाँ से क्या कर लेते हैं, हम टिश्यू को रिमूव कर लेते हैं सिर्फ। ठीक है, the cells are then placed in an artificial medium where they divide rapidly to form a small group of cells or callus। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेना आप। ठीक है, हमने क्या किया, उसके अंदर से टिश्यू को उतार लिया, उतारने के बाद उसको कहाँ रखा है, आर्टिफिशियल मीडियम में रखा है। आर्टिफिशियल मीडियम मतलब एक कटोरी जैसी प्लेट होती है, जिसके अंदर हमने क्या डाला हुआ है, जितने भी उसके लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जो भी सब उसके अंदर हमने क्या, एक सॉल्यूशन बना के डाल दिया। जैसे हमने मतलब शिकंजी बनाते हैं तो वो क्या होता है, एक सॉल्यूशन हो जाता है ना, उस टाइप का सॉल्यूशन बना के सारे न्यूट्रिएंट्स का क्या कर दिया, डाल दिया। ठीक है, और उसके अंदर हमने क्या डाल दी, वो सेल्स डाल दी जो हमने टिश्यू अभी रिमूव किया था वो वाला। ठीक है, तो वो बाद में वहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे रैपिडली, मतलब जल्दी से, और क्या बना देते हैं, और नए स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल के बहुत छोटे छोटे ग्रुप बना देंगे, जिनको क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। ठीक है, कई बार कैलस किया शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट इज कैलस, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बायो में तो कभी कैलस वर्ड तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो कैलस क्या होता है बेटा, ग्रुप ऑफ सेल्स ही होता है। ठीक है, देखिए आगे, द कैलस इज ट्रांसफर्ड इनटू अनदर मीडियम कंटेनिंग हॉर्मोन्स फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। उसके बाद क्या है, उस कैलस को हम दूसरी जो आपकी प्लेट है, पेट्री प्लेट है, उसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे, जिसके अंदर वहाँ पे हमने क्या डाला हुआ है, एक मीडियम डाला हुआ है, जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं, जो उसके लिए क्या है, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के लिए यूजफुल है। ठीक है, नेक्स्ट आगे, द प्लांटलेट्स आर देन प्लेस्ड इन द सॉइल। उसके बाद क्या है, वो छोटे छोटे पौध जिसको बोलते हैं, प्लांटलेट्स का मतलब होता है पौध। ठीक है, वो छोटे छोटे क्या पौध बन जाते हैं, उसको बाद में कहाँ डाल देते हैं, हम सॉइल में डाल देते हैं, सो दैट दे कैन ग्रो इनटू द
मैच्योर प्लांट, और उसके बाद वो क्या है, एक मैच्योर बड़ा प्लांट है वो बन जाते हैं। ठीक है, यूजिंग टिश्यू कल्चर को यूज करके मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट। ठीक है, एक पेरेंट से क्या हम बहुत सारे नए नए प्लांट्स उगा सकते हैं इन डिजीज फ्री कंडीशन। ठीक है, ये इसका क्या है, सिग्निफिकेंस है। कई बार पेपर के अंदर आ जाता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, या सिग्निफिकेंस का मतलब होता है फायदा, एडवांटेज। ठीक है, क्या एडवांटेज है कि हम डिजीज फ्री कंडीशन के अंदर एक पौधे से बहुत सारे नए नए पौधे हैं वो ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। जो सजावट के पौधे होते हैं, ऑर्नामेंटल जो प्लांट्स होते हैं, उनके लिए क्या है, मोस्टली इस टेक्निक का यूज किया जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, जो हमने ये आपका जो मेथड पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, उसका फायदा क्या है, ये क्वेश्चन में बेटा कई बार पेपर के अंदर आ जाता है। ठीक है, क्या क्या फायदा है इसमें, वी कैन गेट सीडलेस प्लांट, क्योंकि क्या है, हमें अपनी मर्जी से ही कुछ भी उसके अंदर चूज करके मतलब जो करेक्टर हैं वो हम उसके अंदर डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं, तो उसके कारण क्या हमें सीडलेस प्लांट भी मिल सकते हैं। मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम जस्ट वन पेरेंट प्लांट, एक पेरेंट प्लांट से हम क्या बहुत सारे पेरेंट प्लांट भी उगा सकते हैं। थर्ड हमारे लिए क्या फायदा है, द न्यू प्लांट आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट प्लांट। ठीक है, वो जो आपका पेरेंट प्लांट है, जो नया प्लांट बनेगा उसकी क्या होगी, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगी, क्योंकि उसका क्या है, पेरेंट है वो एक ही है। तो अब जितने भी आप एक पेरेंट से जितने भी आप नए पौधे बनाओगे वो उसकी क्या होंगे, सब के सब एग्जैक्ट कॉपी होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम पढ़ेंगे पार्ट 1 के अंदर। इसके जो आगे का टॉपिक है वो हम पार्ट 2 के अंदर कंटिन्यू करने वाले हैं। That's all for today. I hope you have learned a lot. If you enjoyed the video, then like it, share this with your friends, and subscribe to Dream Knowledge for more fresh content. Thank you.